गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग पाठ 21। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, उपसर्ग भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हैं वो शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर दे या शब्द में परिवर्तन ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, शब्द और शब्दांश में क्या अंतर है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। शब्द उसे कहते हैं जो संपूर्ण रूप से अर्थ लिए होता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। शब्दांश का मतलब होता है शब्द के अंश, शब्द धन अंश मिलकर होता है शब्दांश। शब्दांश का अर्थ तो होता है पर हम उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। ये है शब्द और शब्दांश में अंतर। तो याद रखिएगा, उपसर्ग वो है जो जब हम किसी शब्दांश को शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो है शब्दांश। अब देखिए, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर किसी शब्द में परिवर्तन ला दे या नए शब्द का निर्माण कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद कितने हैं या उपसर्ग का प्रयोग कितना है, आप कह सकते हैं। भेद तो नहीं, प्रयोग। तो हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है: तत्सम, तत्भव और आगत। देखिए बच्चों, तत्सम मतलब क्या होता है? तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। आप पेज नंबर 143 देख सकते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुष, दुर और निश, निर, नि, परा। देख रहे हैं, ये शब्द ये उपशब्दांश है और इन सारे शब्दांशों का अर्थ है। और उदाहरण के तौर पे आप अति लगाकर देख लीजिए, अत्यंत, अत्याचार। और अधि के साथ देखिए अधिनायक, अध्यक्ष, अधिपति। इस तरह से ये सारे उपसर्ग हैं जो तत्सम के हैं, जिसे हम तत्सम के उपसर्ग कह सकते हैं। और आपके बुक में उदाहरण दिए हुए, इस उदाहरण को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से देखिए, आप पेज 144 आ जाइए। देखिए, इसे परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ये सारे शब्दांश है जो शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। शिक्षित में सु लग गया तो वो हो गया सुशिक्षित। उसके बाद देखिए अ, कु, सु, सद, पुनः, अंतः, स्वयं, स्व, सह। इस तरह के शब्दांश है ये, जो जिनका एक विशेष अर्थ है, पर ये कुछ शब्द के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखिए अभाव, भाव में हमने अ लगा दिया तो ये हो गया अभाव। अब देखिए, भाव से अभाव, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से आप देखिए तद्भव, तद्भव उपसर्ग। तद्भव उस उपसर्ग वे उपसर्ग है जो मूलतः संस्कृत के उपसर्ग से आते हैं और आप से ही विकसित हुए हैं। इन्हें हम हिंदी के उपसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तद्भव उपसर्ग क्या है? तद्भव उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं और उन्हें हम हिंदी में के उपसर्गों में प्रयोग करते हैं। ये भी संस्कृत से आए हैं
लेकिन अब कह सकते हैं तत्भव यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम तत्भव कहते हैं, जो हिंदी में प्रयोग हो जाए, जैसे घृत से घी, है ना, जो परिवर्तन हो जाए लेकिन शब्द हमारे संस्कृत के ही हो, जैसे अ, अन, क, कु, नी, पर, स, शु, अध, विन, भर, चौ आदि। अब देखिए इन सब का अर्थ है। और देखिए आप देखिए अनपढ़, देखिए पढ़ मूल शब्द है, इसमें हमने अन लगा दिया तो बिल्कुल देखिए ये अनपढ़ हो गया। पढ़ से अनपढ़, इसके पूरे भाव में परिवर्तन हो गया। देख रहे हैं ना, पूरे शब्द का अर्थ ही बदल गया। और उसके बाद देखिए आगत, आगत उपसर्ग किसे कहते हैं? ये उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, ये हिंदी के नहीं हैं, संस्कृत के भी नहीं हैं, ये विदेशी भाषा है, विदेश से आए हुए भाषा, जैसे सर, हम, व, बा, बे, बद, खुश, ना, गैर, ला, दर, हर, कम, बिना, सम, हेड, डिप्टी, वाइस और चीफ। इसमें से आप देख लीजिए ये शब्दांश है जो मूल शब्द के साथ प्रयोग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए पंच, पंच के साथ हमने सर लगा दिया, ये हो गया सरपंच। उम्र, उम्र के साथ हम लग गया, ये हो गया हम उम्र। देखिए बच्चों इस तरह से ये पूरा बहुत सारे उपसर्ग दिए हुए हैं। इन उपसर्गों को आपको स्वयं पढ़ना होगा, ठीक है। आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए देखिए उपसर्गों के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदुएं हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ वैसे ही उपसर्ग प्रयोग में किया जाता है। जैसे कि पुत्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए उसके साथ हम कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, जैसे कुपुत्र। परंतु पूत का शब्द हिंदी का है, इसीलिए हम इसके साथ कु के साथ के स्थान पर क का प्रयोग होगा, जैसे कपूत। संस्कृत के साथ संस्कृत जैसा और हिंदी के साथ हिंदी जैसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं। दुर उपसर्ग का प्रयोग सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्द में किया जाता है, जैसे दुर्लभ, दुर्बल, दुर्बोध आदि, ठीक है। और अब देखिए दुष्, दुष् उपसर्ग का प्रयोग श, त, अघोष ध्वनियों से पूर्ण किया जाता है, जैसे दुशासन, दुस्तर। अब देखिए कई बार एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग दिखा जा सकता है। जैसे आप देखिए व्याकरण, व्याकरण में बच्चों क्या है? बी धन आ धन करण। आप संधि में पढ़े होंगे ई और आ मिलकर य का निर्माण हो जाता है। इससे पहले क्लास में मैं संधि आपको समझाई थी। छोटी ई और आ मिलकर ये य का निर्माण करता है, तो यहाँ पे देखिए व्याकरण हो गया। प्रति उपकार, प्रति धन उप धनकार। अब इसमें 2 उपसर्ग है, प्रति और उप, मूल शब्द हो गया कार। आइए बच्चों पाठ को हम दोहराते हैं। भाषा के वे लघुत्तम खंड जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, तत्भव या हिंदी के उपसर्ग, आगत विदेशी उपसर्ग। उम्मीद है बच्चों पाठ आपके समझ में आ गई होगी और इस पाठ को आप अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ा पाई हूँ, क्योंकि इतने सारे शब्दों का वीडियो बनाने से डाउनलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और आप तक ये वीडियो पहुँच नहीं पाता। इसलिए जो मुख्य और विशेष बातें हैं
उसे मैं समझाने का प्रयास की हूँ। और आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। उपसर्ग विशेष कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि शब्दांश को हम जोड़ते हैं उप मने आगे की तरफ, ठीक है, और मूल शब्द के साथ जो नया रूप परिवर्तन कर देता है। उम्मीद करती हूँ पाठ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।